इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में हुई है इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के शारजा हैदराबाद फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। तकनीकी खराबी की बाइस फ्लाइट का रुख कराची की तरफ मोड़ा गया। मुसाफिरों को हैदराबाद वापस लाने के लिए इजाफी परवाज का इंतजाम। 2 हफ्तों में हिंदुस्तानी तैयारे की कराची में दूसरी बार हंगामी लैंडिंग हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो की शारजा हैदराबाद फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी बताई जा रही है। तकनीकी खराबी के बायस फ्लाइट का रुख कराची की तरफ मोड़ा गया। मुसाफिरों को हैदराबाद वापस लाने के लिए इजाफी परवाज का इंतजाम किया जा रहा है। 2 हफ्तों में हिंदुस्तानी तैयारे की कराची में ये दूसरी बार हंगामी लैंडिंग है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इंडिगो फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इंडिगो की शारजा हैदराबाद फ्लाइट कराची में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के बायस फ्लाइट का रुख कराची की तरफ मोड़ा गया। मुसाफिरों को हैदराबाद वापस लाने के लिए इजाफी परवाज का इंतजाम। 2 हफ्तों में हिंदुस्तानी तैयारे की कराची में ये दूसरी बार हंगामी लैंडिंग है। आज हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की बातचीत हो सकती है। मीटिंग का ये 16वां दौर है, जिसमें मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इससे जुड़े तस्फियत तलब मसाइल और पेचीदा नुकात को हल करने पर गौर व खौस किया जाएगा। इम्कान है कि दोनों फरीक निफसांग के मैदानी इलाके और गोगरा से जुड़े टकराव वाले इलाके से मुमकिना अलहदगी पर बातचीत करेंगे। वादर है कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने फौजी जवानों को वादी गुलवान PP-15 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटा लिया है। वहीं हिंदुस्तानी फौज ने अपने कुछ फौजियों और गाड़ियों को इन इलाकों से निकाल लिया है। हिंदुस्तानी फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान आखिरी बार बातचीत 11 मार्च को हुई थी। आपको बता दें कि 15 जून 2020 को वादी गुलवान में होने वाले शदीद लड़ाई में 20 हिंदुस्तानी फौजी जवान शहीद हुए थे, जबकि काफ़ी ताख़ीर के बाद चीन ने अपनी तरफ से 4 हलाकतों का एतराफ़ किया था। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े। शंकर आनंद, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की आज बातचीत होने वाली है। 16वें दौर की ये बातचीत है। क्या इश्यूज हैं जो इस बातचीत में उठाए जाएंगे? देखिए, भारत और चीन के बीच में जिस तरह से कई ऐसे मसले हैं और खास तौर पर जिस तरह से जो सीमा विवाद का मसला है और जिस मसले को लेकर पहले भी कई बार बातचीत हो गई है, तो उस मसलों पर जितना जल्द से जल्द समाधान करने के लिए इस मामले पर बातचीत करना वह जरूरी है। और इस मामले पर लगातार जो ये 16वीं दौर की जो बातचीत है, उसमें भी ये कोशिश की जाएगी कि उन तमाम मसलों पर बातचीत की जाए। और हाल फिलहाल में अगर बात करें तो चीनी राष्ट्रपति का लद्दाख सीमा से ठीक सटे सिनजियांग का दौरा पूरा हुआ था और उस इलाके को वो देखने के लिए आए थे। और जिस तरह से चीनी राष्ट्रपति शी जियांग का लद्दाख दौरा करते हुए असम शिनजियांग प्रांत का 4 दिवसीय दौरा करते हुए उस इलाके का मुआयना किया गया, तो उस वक्त में भी भारत में चर्चा हुई थी कि भारत को भी अपने सीमा इलाके की तमाम जानकारियों के मसले पर चीन के साथ में बातचीत करनी चाहिए। और खास तौर पर जिस तरह से गलवान घाटी का मसला हुआ था, गलवान घाटी के साथ में के मसले पर जिस तरह से एक काफी दिनों तक ये विवाद चलता रहा, तो जो भारत का जो इलाका है, भारत अपने इलाके के अंदर में वो चाहता है कि यहाँ पर जो चीनी जो सैनिकों का जिस तरह से कभी कभी वहां पर पहुंचना, उस जगह पे आकर एक गलत तरीके से उसका दावा करना, तो इन तमाम मसलों पर भारत भी चाहता है कि इस मसले पर चीन के साथ में एक सही तरीके से बातचीत हो और बातचीत करने के बाद उस मसले का समाधान निकाला जाए। तो इन तमाम मसलों पर बातचीत होगी। और चीनी राष्ट्रपति से जुड़े मसले की अगर हम बात कर रहे थे कि चीनी राष्ट्रपति के साथ में गलवान घाटी में हुए भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में घायल हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रीजनल कमांडर के ख्वाबो भी उस वक्त में जो मौजूद थे और राष्ट्रपति, और जिस तरह से बकायदा इस मामले पर गलवान घाटी का जो मसला है वो सबसे महत्वपूर्ण मसला है, जिस मसले को लेकर आज भी चर्चा होगी और देखना लाजमी होगा कि कितने देर तक ये बातचीत होती है और किन किन मसलों पे बातचीत होती है। और भारत भी लगातार ये चाहेगा कि अपने पड़ोसी मुल्क चीन के साथ में उन तमाम मसलों का जल्द से जल्द समाधान हो। हालांकि चीन की तरफ से भी इस मामले पर पिछले कुछ समय पहले एक संकेत दिया गया था
कि वो भारत के साथ में बैठ करके उन तमाम मसलों पर बातचीत करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज 16वें दौर की बातचीत है और इस मामले पर कोशिश होगी कि बैठ करके एक साथ में दोनों देशों के जो सेना अधिकारी हैं आपस में बैठ करके उन तमाम मसलों का एक बीच का रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल शंकर, ये भी खबर है कि PP-15 से 2.5 किलोमीटर चीन जो है वो पीछे भी हटा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत जो है वो अच्छे ढंग में होगी दोनों मुल्कों के बीच में। निश्चित तौर पर भारत चाहेगा कि जिस तरह से चीन के जो सैनिक हैं, जिस तरह से उस इलाके में काफी आगे आ चुके थे, भारतीय सीमा रेखा के अंदर में आ चुके थे, और तो वो चाहेगी भारत के वो तमाम जो इलाकों को खाली करके चीन के जो सैनिक थे वो पीछे जाए और जो भारतीय सीमा इलाका है उसका एक सही तरीके से एक वहां पर एक रेखा बने, सही तरीके से वहां पर एक तय हो कि जिसको लेकर के कभी नेक्स्ट आगे भी इस तरह की चीजें ना हो। तो भारत लगातार इस मामले पर लेकर एक अपनी रूपरेखा बना करके पहले भी कई बार उसकी जो एक कॉपी है वो चीन के सामने रख चुका है। चीन के सेना से जुड़े हुए अधिकारी पहले भी उस चीज को देख चुके हैं, लेकिन जो समाधान होने की बात होती है तो कहीं न कहीं चीन के द्वारा कहीं न कहीं कोई अड़ंगा लगाया जाता है, जिसके चलते मामला कहीं न कहीं मामला फंस जाता है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय सरकार के द्वारा लगातार इस मामले पर कोशिश की जा रही है कि उन तमाम मसलों का जल्द से जल्द समाधान हो। तो जो सैन्य स्तर पर जो बातचीत होती है, सैन्य स्तर पर बातचीत करने के बाद कोशिश की जा रही है कि उन इलाकों पर जल्द से जल्द एक समाधान निकले, और इसके लिए लगातार पहले जो बातचीत हुई थी उस बातचीत के दौरान भी उन मसलों को रखा गया था। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून सेशन के आगाज से कबल आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग को पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने तलब किया है। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स को मदऊ किया गया है। इम्कान है कि इस मीटिंग में PM मोदी भी शिरकत करेंगे। वादा है कि अहम बिलों और मुबाहिसों के अलावा ये सेशन इसलिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है कि इस सेशन के दौरान हिंदुस्तान के सदर और हिंदुस्तान के नायब सदर दोनों का इंतखाब होगा। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया का इंतखाब सेशन के पहले दिन होगा और नायब सदर का इंतखाब 6 अगस्त 2022 को होगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त जुड़े हैं। विनीत, मानसून सेशन शुरू होने वाला है, सरकार ने आज कुल जमाती मीटिंग बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ हो सकता है मीटिंग में? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 बजे सरकार ने जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और पूरी तरह से ये तैयारी की जा रही है कि जो सत्र है, मानसून सत्र है, वो संसद का वो सुचारू तौर पर चले, इसको लेकर के कोशिश की जाती है, कवायद की जाती है। सारे दलों के साथ जो सरकार के मंत्री हैं, जो प्रहलाद जोशी हैं, वो बातचीत करेंगे और बहुत संभव है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत करें। तो पूरी तरह से सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपनी ओर से बैठक बुलाई थी और उसमें सभी दल के नेताओं के साथ बातचीत की थी। और आज शाम को जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि जो संसद का मानसून सत्र हो वो सुचारू तौर पर काम करे, क्योंकि जिस तरह से यह लगातार यह कहा जाता है कि लोकतंत्र में और संसद में जब बहस होती है, चर्चा होती है, तो वो लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होता है। और ये जो चर्चा होती है उसमें न सिर्फ सत्ता पक्ष की भूमिका होती है बल्कि विपक्ष की भी भूमिका होती है, और इसी को लेकर के सभी दलों के नेताओं के साथ जो है वो चर्चा की जाती है। एक रिचुअल जो है, एक कवायद जो है, एक परंपरा जो है, वो लगातार पिछले दिनों भी हमने देखा है कि लगातार जब भी संसद का कोई भी सत्र होता है उसके पहले यह कोशिश की जाती है कि जो सत्र या जो बिल पर सरकार जो है वो चर्चा करने वाली होती है उसको लेकर के विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करती है, उन्हें वो बताती है कि इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो अपील भी सरकार की ओर से की जाती है कि उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका पूरी तरह से सहयोग मिले, और इसी क्रम में विपक्षी पार्टियां भी अपनी बात रखते हैं और वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी होती है, लोकतंत्र में जो भूमिका होती है, वो विपक्षी पार्टियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्षी पार्टी की ओर से यह कोशिश की जाती है। बिल्कुल विनीत, यहाँ से जानना चाहेंगे, आपने अपोजिशन का जिक्र किया, क्या लगता है कि कार्रवाई सुचारू ढंग से चल पाएगी? क्योंकि अपोजिशन के पास इस बार बात करने को बहुत सी चीजें हैं, तो क्या कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? उम्मीद है इस तरह की? जी
जी निश्चित तौर पर जो अभी तक हमारी बात में हुई है, दोनों ही पक्षों से बात में हुई है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या अपोजिशन हो, उनका दोनों तरफ का कहना है कि जो सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनका कहना यह है कि हम अपनी बात पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जो समस्या यहाँ पर आती है कि क्या जो जिस बात पर, क्योंकि कई बार जो कई बिल आते हैं उस पर सरकार बहस करना चाहती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है वो अपने मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। तो यहाँ यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष ये बात कहते हैं कि वो अपनी बात जो है वो सदन में रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि किन बातों को कौन पहले रखना चाहता है। हालांकि इसके लिए भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि जब सरकार जो है वो कोई बिल लाती है तो उस पर विपक्षी पार्टियां जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार होते हैं, या फिर विपक्षी पार्टियों की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, कोई चर्चा का विषय आता है, वो उस पर चर्चा करने चाहती हैं। तो क्या उस पर जो सभाध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं या फिर सभापति हैं, वो अपनी किस तरह से इजाजत देते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पेश नज़र अपोजिशन की आज मीटिंग है। इस इजलास में मानसून सेशन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के अलावा नायब सदर के ओहदे के उम्मीदवार पर भी बातचीत की जाएगी। टीआरएस को भी दावत दी गई, क्योंकि इस बार अपोजिशन की सफ़ों में टीआरएस भी शामिल है। टीआरएस ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत की है। वाज़ेह है कि सदारती इंतखाब में अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना जैसे कांग्रेस के इत्तेहादियों की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत में बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ काजमी से, जो इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, 18 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। आज अपोजिशन की भी मीटिंग है, मीटिंग में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, मीटिंग आज मॉनसून सत्र को लेकर है, विपक्ष की ये मीटिंग है और इसमें आगामी सत्र में सरकार से किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, सरकार को कैसे घेरना है, उन सब पर बात की जाएगी। खासतौर पे जो अग्निपथ योजना है उस पर है, महंगाई है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ईडी का मुद्दे हैं। ये तमाम सब मुद्दे हैं जिनको लेके अपोजिशन जो है सरकार को घेरेगा। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को लेकर भी क्या कुछ फैसला किया जा सकता है इस मीटिंग में? देखिए, ये उपराष्ट्रपति का इस मीटिंग से कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मॉनसून सत्र को लेके है। इसमें उम्मीदवार के तय होना जरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल अशरफ, एक चीज और देखी गई कि टीआरएस को भी इसमें शामिल किया गया अपोजिशन की। हालांकि इससे पहले देखा जब मीटिंग का दौर चल रहा था तो उस वक्त टीआरएस ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन इस बार टीआरएस भी शायद शिरकत करेगी, इस तरह के कुछ आसार दिख रहे हैं। आजम, आपकी आवाज नहीं है। मैं कह रहा हूँ टीआरएस भी क्या इस मीटिंग में शिरकत कर रही है, किस तरह की कुछ जानकारी मिल पा रही है तेलंगाना राष्ट्र समिति? जी, टीआरएस का देखिए उम्मीद है कि वो लोग आए, आके बात करें। ये कौन कौन शाम जब ये मीटिंग होगी उसमें ही तय हो पाएगा कि कौन कौन आया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता जितने भी हैं सबको बैठक में आमंत्रित किया गया है। अब इसमें कौन आता है कौन नहीं आता, अब देखने वाली बात होगी। चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में पहले मरहले के बलदियाती इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान होगा। 6 जुलाई को पहले मरहले के तहत वोट डाले गए थे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर पालिका के लिए वोट डाले गए थे। 11,000 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान अहम मुकाबला है। वोटों की गिनती के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, आज काफ़ी अहम दिन है, बलदियाती और पंचायत जो इंतखाबात हुए थे उनके आज नतीजे आने वाले। क्या वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है, किस तरह के हालात हैं? आदम, बता दें कि बलदियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था जिसके लिए 6 जुलाई को डाले गए थे, उसके लिए वोटों की गिनती जो है सुबह 9 बजे शुरू होगी। पहले
जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई उसके बाद ईवीएम मशीनों से गिनती की जा रही है। मध्य प्रदेश के 44 जिले में 133 बलदियाती इदारों में जो वोटिंग हुई तो उसके लिए गिनती की जा रही है। और इब्तदाई रुझान की अगर हम बात करें तो इब्तदाई रुझान में जो है ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी जो है लीड कर रही है। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात करें इसके जो इब्तदाई रुझान आए यहाँ पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पर आजम जो हमारे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट मनोज हमारे साथ मौजूद, जब अंदर भी गए थे, मनोज अंदर गए थे, क्या खास रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, लगातार ईवीएम की काउंटिंग के साथ जो रुझान है वो सामने निकल कर आने लगे। राजधानी भोपाल की बात करें तो 85 वार्ड में इस समय जो है करीब 17 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो 14 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन यदि हम महापौर पद के उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर पीछे। हालांकि ये काउंटिंग पोस्टर बैलेट की है, यानी डाक मत पत्र की है, जो जिसकी संख्या करीब 5000 है। इसमें कांग्रेस जो है विभा पटेल जो है वो आगे चल रही है। डाक मत पत्र की गिनती अभी हो चुकी, लेकिन अब ईवीएम की किस तरह से गिनती चल रही है? यहाँ पर जितने जानना चाहेंगे, जो इलेक्शन शुरू हुआ था तो बात विकास की जा रही थी, लेकिन बात आखिर में जो है जो वोट पड़ने हुए तो विकास पीछे हो गया, क्या वजह है? देखिए, तकरीबन कहें तो 2.5 साल के बाद नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो इसके पहले अफसरशाही हावी रही है, जनप्रतिनिधि जनता तक नहीं पहुंचे हैं, काम हुए नहीं है, तो उसको लेकर जनता की नाराजगी है। इसीलिए परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत कम हुई है। उसका नतीजा कहीं ना कहीं नेताओं और पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। पार्टियों को, नेताओं को जो है आदम यहाँ पे नतीजा जो होता है, अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा पहले मरहले में जो वोटिंग हुई थी जो वो 83% रतलाम में हुई थी और सबसे कम 51% राजधानी भोपाल में वोटिंग हुई थी। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ पे सीएम भी है, जहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी जहाँ पर है, और वहाँ पर अगर कुल 51% वोटिंग होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आवाम में ये नाराजगी देखने को मिल रही है। आदम बिल्कुल, मैं एक चीज और यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इन इंतखाबात को आम चुनाव और असेंबली चुनाव की तैयारी के तौर पर देख रही हैं पार्टियां? क्योंकि तैयारी इसी तरह से की थी इन लोगों ने। यकीनी तौर पर जो है दोनों पार्टियों की बात करें, हालांकि जो है बलदियाती इंतखाबात जो होते हैं इसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल इश्यूज पर मामला लड़ा जाता है, लेकिन स्टार कैंपेनर के तौर पर ये इलेक्शन पूरा लड़ा गया। और जिसमें सीएम शिवराज सिंह खुद बात करें या फिर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें या फिर कांग्रेस की पे बात करें, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी और फिर कमलनाथ जिस तरह से मैदान में उतरे थे, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो आने वाले साल में 2023 में जो असेंबली के चुनाव होंगे उसको लेकर पूरी तैयारी। ये मनोज ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव पूरा हुआ, जो स्थानीय मुद्दे थे वो क्यों हवा में उड़ गए? जी बिल्कुल, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुआ था चुनाव का उस दौरान लग रहा था कि स्थानीय मुद्दे इस बार रहेंगे मैदान में, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग का वक्त आया, वैसे वैसे वोटिंग का वक्त आया, काउंटिंग का वक्त आया, उससे पहले ये तमाम जो स्थानीय मुद्दे थे वो हवा हो गए। चाहे हम बात कर ले सड़क की, पानी की, नाली की, साफ सफाई की, ये तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जो कि सालों से लोग इसको लेके सड़क पर भी उतर रहे थे। और तमाम जो प्रशासनिक जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, क्योंकि 2.5 साल तक चुनाव नहीं हुआ था, वैसे में लोगों को ये उम्मीद थी कि जो तमाम स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ये चुनाव होगा। लेकिन देखते ही देखते ये चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले गए, यानी हिंदुत्व पे चले गए। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मंदिर, मस्जिद, तमाम तरीके के नेशनल मुद्दों पर ये चुनाव चलेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में गुम हो गए। आवाम के जो मुद्दे थे वो गुम हुए, और इसका वजह ये फिर ये भी देख रहे हैं कि वोटों का कम पड़ना है, बात इशारा करता है कि आवाम इस बात को लेकर नाराज हो। और फिर इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां थी उस पर भी आदम उंगली उठ रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की थी तो जनता के पास वोटों की पर्ची क्यों नहीं पहुंची? और फिर राजधानी भोपाल में जहां पे तमाम मामला बैठा हुआ, वहां पे 51% वोटिंग होना, ये खुद जो अपने आप में एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, आपने बताया कि 9 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। कब तक नतीजे की उम्मीद करें, कब तक नतीजे आ जाएंगे? बताओ। आदम बताया कि अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो मामला आएगा, नतीजा सबसे आएगा वार्ड 3 का आएगा। और फिर अगर हम मेयर की उस पर बात करें तो 12 बजे के बाद जो है रुझान साफ होंगे कि किस पार्टी के जो लीडर को सबकत है। लेकिन अभी तक जो है 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के जो इब्तिदाई रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सबकत बना हुआ है। भोपाल की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कांग्रेस की सबकत बनी हुई है। आदम चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इन्होंने लिखा है कि इस साल का सदारती इंतखाब 2 अफराद के दरमियान नहीं बल्कि 2 नज़रियात के दरमियान इंतखाब है। सिर्फ एक पार्टी हमारे आइन में दर्शकों और अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और MLA से अपील करता हूँ को इस बार आइन और अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें। का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं।
लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं इस देश में वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है, आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। इंडिया की जानिब से सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हवाले से आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने नुक्ताचीनी किया, ये आपको सुनवाते हैं। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। मुल्क के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना हिंदुस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में मुसलसल अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने सियासत में दुश्मनी पर तशवीश का इजहार किया। सीजेआई ने कहा कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलना सेहतमंद जमहूरियत की अलामत नहीं है। इन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बाहमी एहतराम कभी था वो अब कम हो रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि मुशावरत के बगैर कवानीन बनाए जा रहे हैं। सीजेआई जस्टिस रमन्ना पार्लिमानी जमहूरियत के 75 साल नाम के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। सीजेआई रमन्ना इससे पहले भी मुल्क के मौजूदा हालात पर इजहार ख्याल करते रहे हैं। एमबीबीएस में दाखिले के लिए नीट इम्तिहान का आज इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुल्क भर के 497 शहरों में 18 लाख से ज़्यादा तलबा एंट्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। ये एक वाहिद सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान है जो मुल्क की सतह पर मुनक्किद किया जाता है। मुल्क के अलावा बैरून मुल्क के 14 शहरों में रहने वाले एनआरआई तलबा के लिए इम्तिहान में शिरकत की सहूलत फराम की गई है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक इम्तिहान का वक्त है। वादरा के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस एंट्रेंस इम्तिहान के इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार रैंक के मुताबिक सरकारी और निजी कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिला हासिल कर सकते हैं। आज आईसीएसई 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। आज शाम 5 बजे आईसीएसई इम्तिहान के नताइज जारी किए जाएंगे। नताइज को मुतल्लिका वेबसाइट पर 23 जुलाई तक मुलाहजा कर सकते हैं। तकरीबन 1 लाख तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की है। रवां साल 25 अप्रैल से 23 मई तक सेमेस्टर 2 मुनक्किद किए गए थे। पेपर की दोबारा जांच की सहूलत भी फराम की गई है। फी पर्चा 1000 रुपये फीस के साथ पर्चे की दोबारा जांच करवा सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल नवंबर दिसंबर में आईसीएसई 10वीं जमात का पहला सेमेस्टर मुनक्किद किया गया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।